नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल वेलकम स्टूडेंट में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धरातलीय संरचना के बारे में। जानेंगे भारत की धरातलीय संरचना किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है और उनका विभाजन करेंगे हम छह प्रकार से हम उनका विभाजन देखेंगे। और जो भूआकृति का निर्माण हुआ है भारत के अंदर या फिर कहीं पर भी, उसमें तीन चीज़ें तीन कारक जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो पहली भौगोलिक संरचना, दूसरा पराक्रम यानी प्रोसेस, और तीसरा विकास की अवस्था यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये तीन जो महत्वपूर्ण कारक हैं, ये जो किसी भी भू आकृति को निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और जो भारत की भू आकृति के आधार पर भारत का विभाजन हम 6 भागों में करते हैं। कितने? 6। तो सबसे पहले दोस्तों उत्तर तथा उत्तर पूर्व की जो पर्वतमाला है हम उनको देखेंगे। उसके बाद उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा दक्षिण का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला भारतीय जो मरुस्थल है हमारा, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो तटीय मैदान है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हमारे द्वीप हैं, द्वीपों का भी अध्ययन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे, बारी बारी एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हमने देखा था उत्तर या उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो हमारे पर्वत श्रेणियां हैं, मुख्य रूप से जो हमारा हिमालय पड़ता है, और हिमालय को हम अपनी सुविधा अनुसार 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है हमारा, इसको बोलते हैं हम बाह्य हिमालय। दूसरा जो हमारा है वो है मध्य हिमालय। तीसरा हमारा जो है वो है दोस्तों जो शिवालिक हिमालय। और जो अंतिम जो हमारा है वो है तिब्बती हिमालय या ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, इन भागों में हम हिमालय का अध्ययन करेंगे। उत्तर पूर्वी जो पर्वत श्रेणी है उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला बाह्य हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय, चौथा तिब्बती हिमालय या ट्रांस हिमालय। ठीक है, इनका हम अध्ययन करेंगे। अब इनको एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बाह्य हिमालय, अब हम देखते हैं दोस्तों बाह्य हिमालय के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं मैप पर। ये जो हमारी ये वाली पर्वत श्रेणी है, ये वाली यहाँ से होते हुए गुजरती है, इसको हम बाह्य हिमालय या बृहत हिमालय बोलते हैं। इसकी हम चौड़ाई दोस्तों, यहाँ सिंधु नदी का एक मोड़ है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी लंबाई देखते हैं, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। और इसकी लंबाई लगभग पड़ती है यहाँ से यहाँ तक 2500 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई।
और दोस्तों अगर हम इसकी देखें जो हाइट 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 लगभग हमारी इसकी 6000 मीटर से अधिक है इस हिमालय की। और हम अगर इसकी चौड़ाई देखें तो चौड़ाई इसकी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है, गार्डमिन ऑस्टिन K2 है, कंचनजंगा है, जो दुनिया की लगभग ऊंची चोटी वो इसी हिमालय के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो बाह्य हिमालय है। तो ये तो हमारा था बाह्य हिमालय। देखते हैं अब मध्य हिमालय। मध्य हिमालय दोस्तों जो ये बृहत हिमालय है, इसके समानांतर ये हमें देखने को मिलेगा ये वाली जो पर्वत श्रेणी है, ये हमारी मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणी है, बृहत हिमालय के बिल्कुल समानांतर। इसकी चौड़ाई लगभग दोस्तों, चौड़ाई इसकी 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। और जो ये एक जटिल पर्वत श्रेणी है, शंकरी घाटी वगैरह कुछ पाई जाती हैं, इसी के अंदर सियाचिन ग्लेशियर वगैरह पड़ते हैं। एक जटिल घाटीय प्रदेश है। और इसकी जो हाइट है दोस्तों, हाइट लगभग पड़ती है 3500 यानी 3500 से 4000 के मध्य, या 6000 मीटर ऊंचाई हमें इसकी देखने को मिलती है, जो हमारा मध्य हिमालय है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं हम शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इसके बिल्कुल जो मध्य हिमालय इसके समानांतर नीचे हमें देखने को मिलता है। ये वाली पर्वत श्रेणी, ये जो पर्वत श्रेणी है ये है शिवालिक हिमालय। ये हो गया हमारा मध्य हिमालय और ये हमारा बृहत हिमालय। ठीक है दोस्तों, अब जो इसकी जो हमारी चौड़ाई पड़ती है, चौड़ाई लगभग हमारी इसकी है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये हमारा चौड़ाई दिखाई देती है। और इसकी औसतन ऊंचाई है, हाइट लगभग बृहत हिमालय की मध्य हिमालय की कितनी थी? मध्य हिमालय की 3500 से जो हमारा शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय की जो हाइट है हमारी वो है 1500 से 3500 के मीटर के मध्य। ठीक है, ये हमारे शिवालिक हिमालय की ऊंचाई होगी। इसी के अंदर जो हमारे वो जिनको हम पास बोलते हैं, यानी दून, जिनको हम दून बोलते हैं, वो इसी हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। जो विस्तृत घाटियाँ होती हैं उनको हम दून कहते हैं, जैसे देहरादून है, केदारनाथ, बद्रीपूंछ, इस प्रकार के जो दून हैं वो हमारे शिवालिक हिमालय के अंदर ही पाए जाते हैं। इनको हिमाचल प्रदेश में दून को चो कहते हैं। ठीक है, ये इसके उत्तर में मध्य हिमालय पड़ता है और इसके दक्षिण में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी में हिमालय थे। हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा। और इसके बाद अगला देखते हैं हम दोस्तों, हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। हिमालय या तिब्बती हिमालय, इसका अध्ययन करते हैं। इसकी लोकेशन हम देखें तो ये जो हमारा बाह्य हिमालय है, इसके उत्तर में यहाँ से ये वाली जो पर्वत श्रेणी है,
ये हमारा बाह्य हिमालय या इसको तिब्बती, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा विस्तार हमें तिब्बत में देखने को मिलता है, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय बोलते हैं। तो ये यहाँ पूर्व की तरफ तो 40 किलोमीटर के आसपास चौड़ी है और यहाँ 450 किलोमीटर चौड़ी हमें देखने को मिलती है। यानी इस जो लद्दाख है या तिब्बत की ओर इसका विस्तार है, यहाँ ये ज़्यादा चौड़ी है, और जो पूर्व की ओर इसका विस्तार है यह यहाँ पर संकरी हो जाती है, यानी 40 किलोमीटर के आसपास संकरी हो जाती है। और इसकी औसतन हाइट है जो वो है, इसकी औसतन हाइट 6000 मीटर के आसपास है, यानी 6000 मीटर के आसपास। अब जो हमें इसमें मुख्यतः जो हमें घाटी देखने को मिलती है वो हमें मिलती हैं जैसे सियाचिन हमें लद्दाख की पर्वत श्रेणियाँ इसी के दौरान आती हैं, ठीक। और ये जो झीलों में गिरने वाली नदियों के बीच में जल विभाजन यानी जल संधि का काम भी करता है। और इसकी जो वो लंबाई है वो लगभग 900 किलोमीटर के आसपास ही है। तो ये थे 3 हिमालय, पहला बाह्य हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक, चौथा वृत्त हिमालय, चौथा है ये हमारा तिब्बती हिमालय। ये इस प्रकार से हिमालय का विभाजन हमने अपनी सुविधा अनुसार किया। इनके बारे में जो कुछ फैक्ट थे उनकी हमने जानकारी प्राप्त की, ठीक है दोस्तों। तो ये था हिमालय का एक विभाजन। इसके बाद हम अगला देखते हैं, भारत का विशाल मैदान, इसके बारे में हम अब जानेंगे। तो ये हमारा ब्रीफली छोटा सा मैप हो गया। ये मैप छोटा सा ऐसे ही बना दिया। अब इसमें ये जो ऊपर यहाँ तक है, यहाँ तक जो फैला हुआ है वो हिमालय का रीजन है। अब इसके दक्षिण में ये वाला जो है ये उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब जो विशाल मैदान है ये यहाँ पर पाकिस्तान से लेकर असम और बांग्लादेश तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें ये सतलुज नदी से लेकर ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है, ठीक है, 2400 किलोमीटर के आसपास है। अगर ऑल ओवर हम इसकी जो लंबाई देखें पूरी तो वो पड़ती है 3200 किलोमीटर के आसपास, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसकी। और अगर चौड़ाई देखें तो इस साइड चौड़ाई 350 के आसपास है, यानी ज़्यादा है, और इस साइड 150 में सिमट जाती है, 150, कहीं पर ये ज़्यादा नीचे आते हैं तो 90 किलोमीटर तक चौड़ाई हमें किलोमीटर में है हमें देखने को मिलती है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। अब जो इसका निर्माण कैसे हुआ पहले वो देखते हैं। जो हिमालय से बहने वाली नदियां हैं जैसे सिंधु है और ये ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा नदी है, यमुना है, मतलब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, ये सारी नदियां अपने साथ में अब जहाँ से आती हैं वहाँ से अपर्दन करके कुछ जो मिट्टी है या फिर कुछ चट्टानों को अपने साथ में बहाकर लाती हैं। और इस वाले इलाके में इन्होंने लाखों सालों से ये प्रोसेस चलती रही है और यहाँ पे निक्षेपण कर देती है। इसकी वजह से ये जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है, ये वाले इलाके में निक्षेपण करने के दौरान। अब हम इसको अपनी जो समझने के माध्यम से हम इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला
भाबर, एक मिनट रुकिए। अब जो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका हम विभाजन करते हैं। ये मुख्य रूप से हम 4 रूप में विभाजन करते हैं। पहला है हमारा भावर, दूसरा त्राइन, तीसरा विभाजन हम देखते हैं वो है बांगर, और चौथा खादर। ठीक है, ये मुख्य रूप से हमें उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम विभाजित करते हैं। ठीक है, अब जो पहला जो हमारा है भावर, भावर का जो विशाल मैदान है उसको हम देखते हैं। ये जो पट्टी थी हिमालय की, इसके नीचे एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ठीक है, ये जो पट्टी है ये वाली यहाँ तक है। इस पट्टी को हम भाबर का मैदान बोलते हैं। ये भाबर का मैदान है, इसमें जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो जिन ऊपर से उतरती हैं, उतरने के बाद इस वाले इलाके में जो मैदानी इलाका है वहाँ पर उनकी गति मंद पड़ जाती है। जो भी चीज़ ये अपने साथ में बहा कर लाती हैं उनको यहाँ निक्षेप कर देती हैं यहाँ पर। ठीक है, निक्षेपण करने के बाद में यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे आपको, बजरी वगैरह मिलेंगे, कंक्रीट वगैरह मिलेंगे, इस प्रकार के जो है वो इस प्रदेश में हमें चट्टानें देखने को मिलती हैं। अब इस प्रकार की चट्टानें इस प्रदेश जो हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान के भाबर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलती है। और ये उपजाऊ तो होता है लेकिन इसमें पौधे और बड़ी जड़ों वाले पेड़ पाए जाते हैं इस मैदान के अंदर। और क्योंकि जो उत्तर भारत में हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यहाँ मैदान में प्रवेश करती हैं तो कुछ छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, वो इसमें जो मैदानी इलाका है, मैदानी इलाके में विलुप्त हो जाती है। इसका कारण यही है कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं, शिलाखंड, उनके नीचे चली जाती हैं। ठीक है, जो हमें ऊपर देखने को नहीं मिलती, और जो बड़ी नदियाँ हैं वो ही आगे प्रवाहित होती हैं, जैसे गंगा यमुना है। ठीक है, और बाकी जो नदियाँ हैं वो इसी में विलुप्त हो जाती हैं, वह भाबर के प्रदेश में। यहाँ पर जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक प्रकार से दलदली इलाका है। दलदली इलाका होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो जीनावर है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जो बिच्छू है, सांप है, मच्छर वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि ये इलाका यहाँ पर रहने अनुकूल दशाएँ बहुत कम पाई जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा खादर का मैदान था, सॉरी भाबर का मैदान था। इसके बाद में जो दूसरा हम देखेंगे वो है हमारा त्राइन का मैदान। इसके बारे में हम जानेंगे। ये हमने देख लिया। इसके बाद में त्राइन के मैदान के बारे में हम बात करेंगे। अगला हमारा है त्राइन का प्रदेश, त्राइन का मैदान। त्राइन का मैदान यहाँ से ये पट्टी इसके समानांतर है। जो भाबर का मैदान है इसके समानांतर त्राइन का मैदान पाया जाता है नीचे बिल्कुल। ठीक है, इसके दक्षिण भाग में। अब जो यहाँ पर जो नदियाँ भाबर के मैदान में विलुप्त हो जाती है वो यहाँ पर आती है, यहाँ पर हमें पुनः देखने को मिलती है। पुनः देखने को मिलती है तो इनकी कोई धारा नहीं बनती, मुख्य धारा नहीं बनती। धारा नहीं बनती तो क्या होता है, ये एक प्रकार से लैगून का काम करती है, यानी उल्टी झील का काम करती है, या ऐसे फैल जाती है।
फैलने के बाद ये अपने साथ में कंक्रीट, बजरी, इस प्रकार के चट्टानों को लेकर आती है, यहाँ पर निक्षेपण कर देती हैं। और इसका मुख्य रूप से जो जो हमारा तराइन का मैदान है, इसका निर्माण जो बजरी, कंकर, पत्थर और चिकनी मिट्टी के साथ ही हुआ है। पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने वन पाए जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब उन वनों को साफ करके खेती की जाने लगी। तो ये हमारा तराइन का प्रदेश था। अगला हम देखेंगे दोस्तों, वो आ जाएगा हमारा तीसरा हमारा मैदान हो गया बांगर। बांगरवा, बांगर में क्या होता है, ये इसके दक्षिण में पड़ता है। ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग है इसमें, हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान का थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग। इसकी वजह से यहाँ पर जो नदियाँ हैं उनकी मुख्य धारा ही प्रभावित हो पाती है, और जो छोटी नदियाँ हैं या फिर जो इस तराइन के मैदान में जो नदियाँ दोबारा आती हैं, जो बाबर के मैदान में विलुप्त हो जाती हैं, वो नदियाँ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती, वो यहीं पर ही समाप्त हो जाती, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है इन मैदान के अलावा। ठीक है, तो ये क्या है, फसल के लिए उपजाऊ है, उपयोगी है, और इसके साथ ही इस मैदान में कैल्शियम जनित चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, कैल्शियम की चट्टानों की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है बांगर के मैदान में। ठीक है, ये प्रदेश है हमारा। अब इसके नीचे हम देखते हैं, वो आता है हमारा खादर। खादर का इलाका है ये नीचे वाला, जो बांगर के मैदान से जस्ट नीचे पड़ता है, इसको हम खादर का मैदान बोलते हैं। ठीक है, अब ये खादर का मैदान फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि नदी यहाँ से बहती है, प्रवाहित होती है। बांगर का जो मैदान है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर नदियाँ अपने जो बाढ़ का पानी है वो आसपास में नहीं फैला पाती, यानी बाढ़ नहीं देखने को मिलती है बांगर की। तो वो कहाँ आती है बाढ़, खादर के मैदान में बाढ़ आती है। ठीक है, बाढ़ का जो पानी है उसके साथ में गाद, मिट्टी या फिर कुछ और, वो क्या करता है, वो जैसे ये नदी बहती है, नदी के अंदर बाढ़ आई, यहाँ पानी फैल गया, यहाँ पानी फैल गया, तो नदी जो अपने साथ में कुछ कंकड़ पत्थर, कुछ मतलब चट्टानों को बहा कर लाती है, नई मिट्टी लाती है, तो इस मैदान में जमा कर देती है। इस मैदान में निक्षेपण करने के बाद क्या होता है, हर साल नई मिट्टी इस मैदान को मिल जाती है। तो नई मिट्टी फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है बनिस्बत पुरानी मिट्टी के। तो जो हमारी बांगर के मैदान में है वो पुरानी मिट्टी रहती है, तो ये हमें फसल के रूप में थोड़ा कम उपयोगी देखने को मिलता है। और खादर का जो मैदान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये था उत्तर भारत का एक विशाल मैदान। अगर हम ऑल ओवर देखें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। पहला बाबर, दूसरा तराइन का जो मैदान है, तीसरा बांगर, चौथा खादर। ठीक है, ये अगला हमारा है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, जो हमारा पठारी प्रदेश, वो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है हमारे भारत का वो है। यहाँ जो गिरी की पहाड़ियाँ, पहाड़ियों से लेकर यहाँ पर इलायची की पहाड़ियों तक फैला हुआ है ये पठार। इसकी ये वाली जो ढाल है, ढाल पर कम से कम 150 मीटर ऊंचाई मिलती है, और जिसका जो मैदानी भाग है ये वाला, यहाँ पर 600 मीटर से 900 मीटर के आसपास ऊंचाई हमें इसकी देखने को मिलती है। ये हमारा पठार है। इसको हम भौतिक रूप से विभाजन करते हैं तो इसको दक्कन का पठार, मालवा का या इसको बोलते हैं, या फिर इसको मध्यवर्ती पठार बोलते हैं। जो भी है विभाजन अपने अनुसार कर रखा है, देख लेना, वो ज़्यादा कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, प्रायद्वीपीय पठार का ये है, ये इसकी हाइट है, और ये वाला, हाँ, इसका निर्माण जो हुआ है वो है लावा, जो ज्वालामुखी विस्फोट है
उसके दौरान जो लावा निकलता है, जैसे ये वाला चट्टान है, यहाँ से ये लावा निकल के यहाँ पर जम गया। इस लावा के जमने की वजह से इस दक्षिण के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, लगातार इसका अपर्दन होता रहता है, टूटता रहता है, फूटता रहता है, लेकिन इसकी प्रोसेस अभी जारी है, पूर्ण रूप से इसका अपर्दन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था इसका लावा और मैग्मा की वजह से इस जो पठार का हमारा दक्षिण का पठार है इसका निर्माण हुआ है। ठीक, तो ये अगला हम देखते हैं वो हमारा मरुस्थल। ठीक है, ये हमारा एक ही है यहाँ पर, ये वाला इलाका थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल जो है ये वाला इलाका, इसमें वायु द्वारा निर्मित अनेक स्थलाकृति पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जैसे वारखंड है, अर्धचंदाकार टीला है, या फिर बिसल है, इसको बोलते हैं चट्टानी गुफा, जो गुम्फित वो है, विसल है, वो सब इस मरुस्थल के अंदर पाई जाती हैं। ये हमारे राजस्थान में, लगभग राजस्थान में और कुछ गुजरात में स्थित है। अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। अब अगला हम देखते हैं तटीय प्रदेश, यानी तटीय हमारे भारत का। तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला, इसके समानांतर दोनों तरफ, इस पठार के समानांतर दोनों तरफ ये वाला इलाका जो है, ये हमारा तटीय प्रदेश कहलाता है। इसका निर्माण, जैसे इस पठार से जो नदियाँ इस साइड इस तरफ बहती हैं और इस तरफ बहती हैं, वो अपने अपर्दन द्वारा इस पठार को काटकर यहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं। इससे इसका निर्माण इन तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर इन जो तट हैं, इनके जो कटे फटे होने की वजह से यहाँ पर एक बंदरगाह का भी निर्माण होता है। और जैसे मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, इस प्रकार के जो तट हैं हमारे, और जो हमें बंदरगाह देखने, मुंबई है, जैसे कोच्चि है, कांडला है, और यहाँ पे इस प्रकार की जो बंदरगाहें हमें देखने को इस एरिया में मिलती है। ठीक है, इसका निर्माण हमने बता दिया आपको। और ये बड़ा इलाका है यहाँ पर, जैसे चिल्का झील या फिर चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम है, इस प्रकार की यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो बीच का प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार पर जो नदियाँ बहती हैं वो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दन करती हैं और उनका निक्षेपण कर देती हैं दोनों ओर, पश्चिमी और पूर्वी तट पर। इस प्रकार से ये तटीय प्रदेश का निर्माण हमें देखने को मिलता है भारत में। ठीक है, देखते हैं द्वीप के बारे में देखते हैं। तो द्वीप मुख्य रूप से हमारे बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे ये एक अर्धचंदाकार में है, अर्धचंदाकार किसी, और यहाँ पे अरब सागर में ये लक्षद्वीप समूह बोलते हैं, इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। ये क्या होता है, समुद्र में जैसे इसका निर्माण तो प्रवाल भित्ति की वजह से हुआ है। ठीक है, प्रवाल भित्ति की वजह से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। ये क्या होते हैं, मूंगे की चट्टान जिसको बोलते हैं, वो होते हैं समुद्री जीव होते हैं जो अपने मृत्यु के दौरान वायु रुक जाती है, उसके ऊपर एक और जीव पैदा हो जाता है, उसके ऊपर एक और जीव पैदा हो जाता है, उसके ऊपर एक और जीव, इस प्रकार से ये चट्टानें ऊपर उठती जाती हैं और एक द्वीप का निर्माण ले लेती हैं, समुद्र से बाहर निकल गए। ठीक है, इससे तो इसका निर्माण हुआ है इन चट्टानों, इन द्वीपों का, लक्षद्वीप और अरब सागर के जो द्वीप हैं। और ये वाले जो द्वीप हैं, ये प्लेट के, जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसके खिसकने की वजह से इन द्वीपों की, या फिर पीछे छूट जाता है कुछ भूमि का टुकड़ा, तो इन द्वीपों का निर्माण होता है। ये अर्धचंदाकार की पट्टी में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक जो सबसे दक्षिणतम है ग्रेट निकोबार,
ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु पाया जाता है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप पर मिलता है। अब इसके बाद जो एक यहाँ पर एक बैरन द्वीप है, यहाँ पर एकमात्र भारत की स्करिय ज्वालामुखी हमें देखने को मिलती है इस द्वीप पर, बैरन द्वीप पर। ठीक है, ये समुद्र से कुछ ऊंचे उभरे हुए भाग होते हैं जिनके चारों तरफ पानी भरा होता है, उनको हम द्वीप बोलते हैं। तो ये कुछ हमारे भारत की जो धरातलीय संरचना है उसमें हमने देखा कि उसका जो हमने विभाजन किया भू आकृतियों का, पूरे वीडियो के अंदर हमने बताया। सबसे पहले कौन सा था, जो हमारा उत्तर और उत्तर पूर्व का हिमालय वाला प्रदेश, और उसके बाद में जो था उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद हमने अध्ययन किया प्रायद्वीपीय भारत या पठारी प्रदेश का, और उसके बाद हमने ये जो थार मरुस्थल यानी मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन किया, और उसके बाद हमने तटीय जो इलाके हैं उनके बारे में जाना, और अब हमने इन द्वीपों के बारे में भी अध्ययन कर लिया। तो ये कुछ हमारे भारत की धरातलीय संरचना थी। उम्मीद करता हूँ इनके बारे में आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगले और वीडियो के एक और वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। अब इस ज्योग्राफी की सीरीज में जो नेक्स्ट आएगा हमारा, वो अगला वीडियो हम देखेंगे। ठीक है।